हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओशन में। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि आने वाला दिल्ली पुलिस एग्जाम है उसमें ये बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और हम हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शनों को देखेंगे और उनसे रिलेटेबल जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और जो करंट के क्वेश्चन हैं उनको आज की करंट से रिलेट करेंगे, यानी कि उस टाइम 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2023 में उस करंट से क्या-क्या क्वेश्चन आ सकता है, उसको डिस्कस करेंगे। और ये बिल्कुल आप देख सकते हो ऑफिशियल पेपर है दिल्ली पुलिस का, 27 नवंबर की पहली शिफ्ट का पेपर है। और आज हम इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं ये जो आपको आपको आपकी तैयारी में बहुत ही बूस्ट करने में बहुत मदद करेगा। प्रीवियस ईयर पेपर है और आपको रिलेट करना सिखाएगा कि किस तरीके से आप स्मार्ट स्टडी करके सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ें जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर में क्या पैटर्न रहा, तो इस बार भी क्या पैटर्न रहने की आशंका है, तो आप यहाँ से रिलेट करना सीखोगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है। तो सुदर्शन झील का झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन जो करता है वो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख करता है। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख था, वो संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख था। संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख। संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख था। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त जो था वो गुप्त वंश का था और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त ने एक तो ये इलाहाबाद प्रशस्ति लिखवाया था, जो कि इसके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। किसने? हरिशेन। हरिशेन के द्वारा लिखा गया था। और एक इसने एरन अभिलेख लिखवाया था। एरन अभिलेख, सॉरी, वेट। नेक्स्ट है पुलकेशन का अहल अभिलेख। पुलकेशन का अहल अभिलेख था जो इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था। रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया। और खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख जो है वो खारवेल जो थे वो कलिंग के शासक थे, उनके द्वारा लिखा गया था। तो हमने चार ऑप्शन को समझा, चार ऑप्शन के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया। तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख था। समुद्रगुप्त की जो था वे गुप्त वंश के थे, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति के साथ साथ एरन अभिलेख भी लिखवाया। और इलाहाबाद प्रशस्ति हरिशेन के द्वारा लिखी गई। और पुलकेशन का अहल अभिलेख इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था। और खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख जो कि कलिंग के शासक थे उनके द्वारा लिखा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिबिल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सिबिल जो है वो बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड है। एक्चुअल में सिबिल क्या होती है, सिबिल की फुल फॉर्म देखते हैं। सिबिल होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, जो एक्चुअल में किसको हम लोन दे सकते हैं, ये क्रेडिट की जानकारी रखती है। और जो सिबिल होता है वो एक सिबिल स्कोर होता है। सिबिल स्कोर 3 डिजिट का होता है, 3 अंकों की एक संख्या होती है। ये 300 से लेके 900 तक के बीच में एक सिबिल स्कोर डिसाइड करती है। उससे ये पता चलता है कि ये लोन लेने की योग्यता रखता है या नहीं। तो ये जो कंपनी है सिबिल, जो एजेंसी है, वो क्रेडिट की जानकारी देने वाली कंपनी है और जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो पहले हम फसलों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आप खुद आंसर टिक करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम रबी की फसल की। तो रबी की फसल जो है वो अक्टूबर और नवंबर के मंथ में बोई जाती है। और रबी की फसल में गेहूं, जौ, सरसों सरसों मटर और चना प्रमुख फसल रबी की ये हैं। गेहूं, जौ, सरसों, मटर और चना। उसके बाद आती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो है वो जून जुलाई के महीने में बोई जाती है। जून जुलाई के महीने में बोई जाती है।
और खरीफ की फसल की प्रमुख फसलें हैं कपास, धान, मूंगफली, मक्का, बाजरा और गन्ना और सोयाबीन। ऐसे बहुत सारी हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। तो खरीफ की फसल कौन कौन सी होगी? कपास, धान, मूंगफली, मक्का, बाजरा, गन्ना और सोयाबीन, जो कि जून जुलाई के महीने में बोई जाती हैं। तीसरी फसल कौन सी आती है? जायद की फसलें। जायद की फसल। अब जायद की फसल जो है वो मार्च अप्रैल के महीने में बोई जाती है। मार्च अप्रैल के महीने में बोई जाती हैं। और कौन कौन सी जायद की फसलें होती हैं? तो ये है तरबूज, खीरा, ककड़ी और सूरजमुखी, खरबूजा भी है और मूंग की दाल। ये जायद की फसलें हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल नहीं है? चना रबी की फसल है, सरसों भी है, जौ भी है, लेकिन कपास जो है वो खरीफ की फसल है। तो आप इनको जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इनको बिल्कुल नोट कर लेना, अच्छे से नोट्स बनाना और इनको रिवाइज कर लेना, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो बाहर जो भोजन को विखंडित करके बाद में अवशोषित करता है उसका नाम है राइजोपस, जो कि मृतोपजीवी जीव है, दूसरे पर आश्रित रहता है ये राइजोपस। पांचवा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ? देखो, अब चौरी चौरा कांड के बारे में पूछा गया, तो चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ ये पूछा गया है। अब की बार ये पूछा जा सकता है चौरी चौरा कांड कब हुआ। तो चौरी चौरा कांड जो है वो 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। और ये हुआ कहाँ? ये यूपी के गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर में हुआ था। पहले यूपी जो है वो अवध का हिस्सा हुआ करता था, और अवध जो है वो यूनाइटेड प्रोविंस के अंतर्गत आता था, संयुक्त प्रांत के अंतर्गत आता था। तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो संयुक्त प्रांत में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, एक चौरी चौरा कांड 1922 में हो गया। इसी के रिलेटेड मैं बता देता हूँ कि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन। तो आप ये याद रखना कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में। कहाँ पे हुआ? यूपी गोरखपुर में हुआ था। और 1920 ईस्वी में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन, जो कि गांधी जी ने शुरू किया था। भारत में निम्नलिखित में से किस किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिण राज्यों में केंद्रित थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि दक्षिण राज्यों में कौन सी फसल होती थी? तो वो होती थी कॉफी। और कॉफी मुख्यतः कर्नाटक, केरल और नागालैंड में होती थी। इन राज्यों में ये प्रमुख रूप से होती थी। और जो चाय की खेती है वो असम में इसका एक प्रमुख उत्पादन का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेवंथ। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? सबसे पहले बात कर लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका मतलब क्या है? अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कोई भी मुकदमा चल रहा है और उसका फैसला दे दिया गया, तो जो पूरा फैसला दिया गया उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, क्योंकि जो आने वाले फैसले हैं, जो आने वाले हाई कोर्ट हैं, तो उनमें वो उनकी मदद कर सके। जो रिकॉर्ड हैं उन रिकॉर्ड को रखने की प्रक्रिया को अभिलेख न्यायालय बोलते हैं, यानी कि उनका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो ये जो है आर्टिकल 129 में इसकी जिक्र मिलता है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अब मैं बता देता हूँ ये जो कुछ अलग से इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 129 में ये है कि मतलब ये अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 111 में क्या है? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है वो आर्टिकल 111 में है। और आर्टिकल 1 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 135 में ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो यहाँ पे एक नदी का नाम आया, इंद्रावती नदी। सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं, इंद्रावती नदी के बारे में।
इंद्रावती नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी। अब यहाँ पे इंद्रावती नदी के बारे में जो गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसको वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। अगर मैं गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में बात करूं तो पैनगंगा, पैनगंगा, वैनगंगा, प्रवरा, वर्धा और सबरी, ये इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं गोदावरी की। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इंद्रावती भी इसकी सहायक नदी है। तो इंद्रावती नदी पर कौन सा चित्रकूट जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो ये भी जो पॉइंट हैं गोदावरी के बारे में, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। केंद्रीय बजट 2020-2021 के अनुसार ये करंट का क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नस कार्लसन के एक अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। तो मैग्नस कार्लसन जो है वो नॉर्वे के हैं और इसी बार एक फिडे जो फिडे चेस हुआ है, फिडे चेस वर्ल्ड कप जो हुआ है उसमें जो फाइनल हुआ था, फाइनल में एक तरफ थे मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन और दूसरी तरफ थे भारत के आर प्रज्ञानंदा, आर प्रज्ञानंदा, जो हालांकि फाइनल में आके हार गए और मैग्नस कार्लसन फिडे का वर्ल्ड कप ले गए। ये 2023 का है। तो मैग्नस कार्लसन के बारे में उस टाइम पूछा गया था, तो शायद चेस वर्ल्ड कप के बारे में इस बार पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हम रिलेट करते हुए इनको पढ़ते चलेंगे। आर प्रज्ञानंदा कहाँ के हैं? ये चेन्नई के हैं, चेन्नई के हैं, भारत के हैं। और मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं? वो नॉर्वे के हैं। और फिडे चेस वर्ल्ड कप में अब की बार किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति स्थित है? तो पहले दैमाबाद के साथ साथ हम और भी चीजों का थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, उत्तर में मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, दक्षिण में ये दैमाबाद तक जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और पूरब में आलमगीरपुर जो कि यूपी में पड़ता है, और पश्चिम में सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ये जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है और इसी में दैमाबाद का जिक्र मिलता है। तो दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में, हमने ये डिस्कस कर लिया। और इनको भी जो मैंने पॉइंट बताए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, इनको भी याद रखना कि पूर्व में आलमगीरपुर तक है, उत्तर में जम्मू कश्मीर तक है मांडा तक, और पश्चिम में सुतका गेंडोर पाकिस्तान तक, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से किसके हृदय में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो स्कोलियोडॉन्स जो कि एक जीव है, उसके में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, मानव के में 4 और छिपकली के में 3 पाए जाते हैं। हालांकि सरीसृप जो होते हैं उनके में 3 पाए जाते हैं, जबकि मगरमच्छ के में 4 पाए जाते हैं, और एक सर्प के में भी 4 पाए जाते हैं जो प्रकोष्ठ हैं। तो इनको भी आप अच्छे से रिलेट करके इनको भी अच्छे से पढ़ना। अब जो लोक गीत हैं और लोक पर्व हैं और लोक उत्सव हैं, लोक पर्व, लोक गीत हो गए और लोक नृत्य, इनको तो अच्छे से रट के जाना, क्योंकि पिछली साल जो 2020 में दिल्ली पुलिस हुआ था उसमें बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं, तो इस बार भी पूछने की आशंका है। तो लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो लोटिया जो है वो राजस्थान में होता है। एक तो लोटिया, लोटिया होता है, लोटिया के बाद एक जोरावा, एक पीपली और एक कुरजा, कुरजा गीत। लोटिया, जोरावा, पीपली, कुरजा ये राजस्थान में होते हैं। अगर मैं मेघालय की बात करूं तो नकरा, किसंग, नकरा, किसंग और दुईतार, ये इनके प्रमुख लोकगीत हैं मेघालय के। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं तो लावड़ी, जिम्मा,
और नाग पंचमी गीत, नाग पंचमी गीत, ये जो है वो महाराष्ट्र के प्रमुख गीत हैं। और तेलंगाना की बात करूं तो चितू चितुल्ला, चितू चित्तूला, चित्तूला गुम्मा, ये तेलंगाना का प्रमुख राष्ट्रीय गीत है। तो मेघालय के नकरा, किसंग, द्वितारा, राजस्थान के लोटिया, जोरावा, पीपली और कुर्जा, महाराष्ट्र के लावड़ी, जिम्मा और नागपंचमी गीत, और तेलंगाना की चित्तू चितुल्ला गुम्मा, ये प्रमुख राष्ट्रीय लोकगीत हैं। तो लोकगीत आप भी जितने भी राज्य बचे हैं उनके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? तो मुद्रास्फीति को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं कि फुटबॉल खिलाड़ी चुन्ना गोस्वामी, जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया था, वो राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व खिलाड़ी थे। वो एक क्रिकेट के खिलाड़ी थे। अब 2020 में जो निधन हुए थे उनके बारे में इसने पूछा है। तो अब हम रिलेट करेंगे कि 2023 में जिनका निधन हुआ है, जो प्रमुख यात्री, जो प्रमुख लोग हुए हैं जिनका निधन हुआ है, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये पूछे जा सकते हैं अब के जो 2023 में एग्जाम होने वाला है। तो एक तो बालकृष्ण दोषी का निधन हुआ है, बालकृष्ण दोषी, जो कि आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट, और इन्हें प्रित्जकर प्राइज भी मिला है। प्रित्जकर प्राइज जो है वो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। एक दूसरे नंबर के नीलमणि फुकन, नीलमणि फुकन, इनका भी निधन हुआ है। नीलमणि फुकन जो कि 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता थे, इनका भी 2023 में निधन हो गया है। और इन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये असमिया कवि हैं। कौन? असमिया कवि। और मैं बात करूं तुलसीदास बलराम, तुलसीदास बलराम, इनका भी निधन हुआ है। तुलसीदास बलराम कौन है? ये एक फुटबॉलर हैं, फुटबॉलर। तो पहले फुटबॉलर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बार भी हम फुटबॉलर को डिस्कस करेंगे। तुलसीदास बलराम 2 बार के ओलंपियाड चैंपियन है, ओलंपियाड चैंपियन है 2 बार के। और एक चौथे व्यक्ति के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, सतीश कौशिक, सतीश कौशिक का भी निधन हुआ है, जो कि राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। इनका एक प्रमुख सीरियल था साजन चले ससुराल, साजन चले ससुराल। तो 4 लोगों का 2023 में प्रमुख 4 लोगों का निधन हुआ है। बालकृष्ण दोषी, जो कि प्रित्जकर प्राइज इनको मिल चुका है आर्किटेक्ट के क्षेत्र से। नीलमणि फुकन साहित्य के क्षेत्र से। तुलसीदास बलराम जो कि फुटबॉलर हैं। और सतीश कौशिक जो कि राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। इनका 2023 में निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय, जिनका मई 2020 में निधन हो गया है, वो अपनी भाषाओं में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते थे। तो निधन के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको निधन के बारे में पहले क्वेश्चन में बता दिया है, और इसमें बंगाली आंसर था। और इस अब की बार पूछा जा सकता है कि नीलमणि फुकन, जिनका निधन हुआ है, वो किस भाषा में अपनी कृतियां लिखते थे? तो वे एक असमिया कवि थे। असमिया कवि कौन थे? नीलमणि फुकन, नीलमणि फुकन, जो कि 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं। पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? रेडी वाले, ये उस टाइम की योजना थी। मैं 2023 की योजनाओं के बारे में आपको बता देता हूँ। एक तो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर। और एक और योजना है मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना। ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा स्टार्ट की गई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये 2 प्रमुख योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी प्रबंधन का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अब भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात कर लेते हैं कि आरबीआई
आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में होती है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसके जो गवर्नर की बात करें तो इस टाइम इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इनके गवर्नर है। एक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसको सेबी भी बोला जाता है, और सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पे है? मुंबई में है। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? माधवीपुरी बुच। अब माधवीपुरी बुच जो है वो पहली महिला है जो सेबी की हेड बनी है। तो इन दोनों को आप याद रखना, क्योंकि जो प्रमुख नियुक्ति हैं वो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिकी के रूप में संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति नहीं है? तो वो कपास की अनुमति नहीं है। और आनुवंशिकी से याद आता है हमें एक नाम, ग्रेगर जॉन मेंडल। आप बताओगे ये कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है, वो आनुवंशिकी के पिता बोले जाते हैं, और इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था। मटर पर क्या किया था? प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगी? तो वो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है। मैं बात करता हूं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, जो कि डीपीएसपी कहलाते हैं। डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जो डीपीएसपी है 36 से 51। अगर मैं आर्टिकल 48 की बात करूं तो आर्टिकल 48 में क्या है? आर्टिकल 48 में है कृषि व पशुपालन का संगठन के लिए कदम उठाइए। कृषि व पशुपालन के लिए, इस संगठन के लिए कदम उठाना। अगर मैं आर्टिकल 36 की बात करूं तो 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन है। राज्य की परिभाषा। अगर मैं आर्टिकल 34, जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व में नहीं आती है, आर्टिकल 34 में ये है कि जब सेना कानून लगेगा, यानी कि मार्शल लॉ लगेगा, तो जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं वो समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो आर्टिकल 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। और आर्टिकल 34 में क्या है? सेना कानून लगने पर मूल अधिकारों का निलंबित हो जाएंगे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूं, उसमें क्या है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अब अरब सागर का हिस्सा नहीं है? तो बात करते हैं, पहला इसमें ऑप्शन है वर्कला बीच। वर्कला बीच जो है वो केरल में पड़ता है, और राधानगर बीच जो है वो अंडमान एवं निकोबार का हिस्सा है। कोलिलियम बीच जो है वो भी केरल में पड़ता है, और जो कोवलम बीच है, कौन सा? कोवलम बीच, ये भी ये इसका पता नहीं है ये कौन सी जगह पे पड़ता है, बट मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो हिस्सा है भारत का, ये वाला जो हिस्सा वो अरब सागर का हिस्सा है, और ये वाला जो हिस्सा है वो बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है, और ये वाला जो हिस्सा है वो हिंद महासागर का हिस्सा है। तो यहाँ से लगे होंगे जो तट, तो वो जाते हैं अरब सागर के। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है यहाँ। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सी है? राधानगर बीच। तो अरब सागर का हिस्सा कौन सा नहीं है? राधानगर बीच। बाकी ये कौन से हैं? ये अरब सागर के तट पे ही पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। मैं बता देता हूं कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। जब कोई O2 लेता है, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो वो हो गया वायवीय श्वसन। जब ऑक्सीजन को छोड़कर किसी अन्य पदार्थ के द्वारा वो श्वसन करता है, ऑक्सीकरण करता है, तो वो होता है अवायवीय श्वसन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, जिस दर पर वो उधार लेता है उसे निम्नलिखित में क्या बोलते हैं? उसे रिवर्स रेपो दर बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? रिवर्स रेपो दर।
और इस टाइम रिवर्स रेपो दर कितनी है? 3.35%। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो वो है द्रुमास्म यानी कि डेंड्राइट, जो कि ब्रेन में होता है। ये हमारी सारी इन्फो को कलेक्ट करता है, इन्फो को प्राप्त करता है। अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है, जो कि हमारी सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जब भी कोई रासायनिक क्रिया होती है तो ये अपनी पावर को रिलीज कर देता है यहाँ से। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन से भारत के द्वितीय राष्ट्रपति हैं? तो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति जो हैं वो जाकिर हुसैन हैं, और द्वितीय उपराष्ट्रपति हैं, सॉरी, द्वितीय उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन हैं। पहले उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब द्वितीय राष्ट्रपति के बारे में बात की गई तो हम पहले प्रधानमंत्री और द्वितीय प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पीएम कौन थे भैया? वो थे पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सेकंड पीएम कौन थे भैया? वो थे लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर डेलर रिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जो ये पुरस्कार है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार, वो यूके के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी में हम पढ़ लेते हैं कि एक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे, वो किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो वो फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस की सरकार के द्वारा रेमन मैग्सेसे दिया जाता है, और यूके की सरकार के द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि हाइड्रोग्राफिक ऑफिस हाइड्रोग्राफी में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? कौन सा पुरस्कार है? यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019। ये करंट का क्वेश्चन है, ये सुमन गोस्वामी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो वर्ण परिचय जो पुस्तक है वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लिखी। इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था कौमुदी, कौमुदी। राजा राम मोहन राय की बात कर लेते हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? तुहफत, तुहफत उल मुवाहिदीन, तुहफत उल मुवाहिदीन इनकी प्रमुख पुस्तक है। और हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा इनकी प्रमुख पुस्तक है। अगर मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करूं तो गीतांजलि, गीतांजलि और वनवाणी इनकी प्रमुख पुस्तक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही अपना जन गण मन लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौर सम्मान नामक एक नया प्रारंभ करने की घोषणा की। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वच्छता से संबंधित था, करंट का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो अंतरिम सरकार में बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री के रूप में चुना गया था, जबकि आसफ अली को रेलवे मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, सिराज गोपालाचारी को शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, और वल्लभ भाई को गृह मंत्री व सूचना प्रसारण मंत्रालय, गृह व सूचना मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। और इस टाइम पे जो पीएम बने थे वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारी अंतरिम सरकार थी। तो बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, आसफ अली रेलवे मंत्री, राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन कालीन लाड़ खान नामक मंदिर, कौन सा? प्राचीन कालीन लाड़ खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो वो ऐहोल के स्थान पर है, ऐहोल में है। एलोरा व एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में ये किसने बनवाई थी? राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाई गई थी, राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाई गई। कौन सी? एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं 32। 32 क्या है कि भारत के निम्नलिखित में से किस वॉयसरॉय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो अगस्त प्रस्ताव जो है वो किस वायसराय
किसके शासनकाल में आया था? वो तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में आया था। और अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 ईस्वी में। और लॉर्ड लिनलिथगो का शासन जो था वो था 1936 से लेकर 1944 तक। तो इसी के शासनकाल में हमारा अगस्त प्रस्ताव आया था। और इसी के शासनकाल में और क्या-क्या हुआ था? एक 1942 ईस्वी में तुम्हारा भारत छोड़ो आंदोलन इसी के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो इसका शासनकाल था 1916 से 1921। इसके शासनकाल में एक बहुत ही भयावह घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। और लॉर्ड रीडिंग की बात करें तो इसका शासनकाल रहा था 1921 से 1926 तक। इसके शासनकाल में कौन-कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई थी? तो एक तो हुआ था स्वराज पार्टी का गठन 1925 में। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। किसने किया था? CR दास, चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। और एक हुआ था 1922 में, पहले भी बता चुका हूँ आपको, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो कि कहाँ हुआ था? यूपी के गोरखपुर में हुआ था। और एक और घटना हुई थी 1925 में, काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन। ट्रेन एक्शन। तो लॉर्ड लिनलिथगो का शासन था 1936 से 1944, जिसमें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1925, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में 1921 से 1926, जिसमें स्वराज पार्टी की गठन 1925 में चित्तरंजन दास और 1922 में चौरी चौरा कांड और 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, काकोरी ट्रेन एक्शन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर, दैया और पोड़ू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है? तो वो खेती के आदिम स्वरूप है। एक आपने सुना होगा झूम खेती। झूम खेती, ये झूम खेती जो है वो भारत के पूर्वी इलाके में होती है, यानी कि जो असम का इलाका है, नागालैंड, कोहिमा, मिजोरम, मणिपुर, इन इलाकों में झूम खेती होती है। झूम खेती में क्या होता है कि जैसे ये कोई इलाका है, ये कोई भूमि की ज़मीन है, यहाँ पे वनों में आग लगा दी जाती है, जो भी होता है, और ज़मीन को खाली कर दिया जाता है, फिर यहाँ पे ये फसल कर लेते हैं। फिर कुछ टाइम बाद ये फसल जो है अनउपजाऊ हो जाती है, फिर ये दूसरी जगह पे चले जाते हैं। फिर ये जो है इसको प्रतिभूमि कहते हैं। फिर ये उपजाऊ हो जाती है, फिर ये यहाँ लौट के आ जाते हैं, जब तक इसको खाली छोड़ देते हैं। फिर ये अनुपजाऊ हो जाती है, फिर ये यहाँ पे लौट के चले जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं झूम खेती। और इसमें और हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं जो इसके ऑप्शन है इनके बारे में। जो इसमें भैंस की प्रजाति आए हैं, गाय की प्रजाति हैं, मृदा की किस्में हैं, तो उनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुछ भैंस की प्रजातियां हैं। भैंस की प्रजातियों में कौन-कौन सी? एक तो मुर्रा भैंस। मुर्रा किसकी प्रजाति है? भैंस की। एक सुरती, जाफराबादी, बहुत इंपॉर्टेंट है जाफराबादी। जाफराबादी भी भैंस की प्रजाति है। और नागपुरी और मैसाना, ये भैंस की जाति होगी। मृदा की बात करें तो एक तो काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, लेटेराइट मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, और एक जलोढ़ मिट्टी। यही तो होती है मिट्टियां। गाय की प्रजातियों की बात करें तो एक तो साहिवाल गाय, एक बन्नी गाय, जवरी और थारपाकर और सिंधी। तो गाय की प्रमुख प्रजातियां कौन सी हैं? साहिवाल, बन्नी, जवरी, थारपाकर, सिंधी। भैंस की मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, नागपुरी और मैसाना। मृदा की काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लेटेराइट, लाल व पीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेसे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो वो जेब्रा है। एक्चुअली में लामा, अल्पाका और अंगोरा बकरी ये भेड़ की तरह ही होते हैं और ये सभी हमें अपना रेशा देते हैं। तो रेशे से हम रेशे बना सकते हैं, लेकिन जेब्रा हमें कुछ नहीं देता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। 35 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव में शारीरिक विकास के लिए विनियमित करने वाला हार्मोन साबित करता है? तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये एक तो डेवलपमेंट की बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और एक रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए, प्रजनन तंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी होती है, रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए। और इसका साइज जो है ना वो मटर जैसा होता है, ये ब्रेन में होती है। और एड्रिनल ग्रंथि जो है वो अधिवृक्क यानी कि गुर्दों में पाई जाती है। गुर्दों में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल। और पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है, गले में। थायराइड ग्रंथि के पीछे कहाँ पे होती है? गले में। और थाइमस जो ग्रंथि है वो फेफड़ों के बीच में पाई जाती है, फेफड़ों के बीच में थाइमस ग्रंथि। तो याद रखना इन ग्रंथियों को, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, तो इनको भी याद रखना। पावलकूट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से मिलते हैं? मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोक पर्व, लोक नृत्य और लोकगीत को आप अच्छे से करके जाना। 4-5 क्वेश्चन तो आप बना ही जाओगे। तो पावलकूट जो है वो मिजोरम का है। मिजोरम के कुछ और प्रमुख लोक पर्वों के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो चापचार कूट, एक चापचार कूट हो गया, एक मीम कूट, एक पावलकूट। ये कुछ मिजोरम के प्रमुख लोक पर्व हैं। राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान का है पुष्कर मेला, कुंभलगढ़ महोत्सव, गणगौर और तीज, ये राजस्थान में मनाए जाते हैं। सिक्किम की बात करूं मैं तो सिक्किम में लोसार, सागा दावा और लोसांग, ये सिक्किम के प्रमुख लोक उत्सव हैं। लोसार, सागा दावा, लोसांग सिक्किम के, चापचारकूट, मीमकूट, पावलकूट एक्चुअली में जो कूट आ रही है ना पीछे वो मिजोरम का, पुष्कर मेला जो कि पुष्कर में लगता है, कुंभलगढ़ महोत्सव कुंभलगढ़ में, और गणगौर और तीज ये राजस्थान में। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में एक तो कोणार्क नृत्य होता है, कोणार्क नृत्य, एक छऊ पर्व, एक रथ यात्रा और एक कलिंग महोत्सव, ये सब उड़ीसा में होते हैं। उड़ीसा में कोणार्क नृत्य, छऊ पर्व, रथ यात्रा और कलिंग महोत्सव ये उत्सव मनाए जाते हैं। दमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो कि उत्तर प्रदेश में है। दमेक स्तूप एक्चुअली में सारनाथ में सांची, दमेक, अमरावती और बरहुत। सारनाथ जो है वो वाराणसी में पड़ता है, वाराणसी यूपी में। तो सारनाथ में ये 4 स्तूप हैं, एक तो सांची का स्तूप हो गया, एक दमेक स्तूप हो गया, एक अमरावती और एक बरहुत। ये 4 स्तूप हैं और सारनाथ कहाँ है? वाराणसी, और वाराणसी के जो कि यूपी में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? तो मदन लाल खुराना थे। ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मदन लाल खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडलों में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई? तो 91वें संविधान के संशोधन के द्वारा मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई थी, जबकि 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। शासित प्रदेश कौन से? 69वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ? जो अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए पंचायत में कोई आरक्षण नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए पंचायत में कोई आरक्षण नहीं है।
कोई आरक्षण नहीं। और आर्टिकल 4 में क्या, आर्टिकल 74 के 74वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि जो भाग 9 है और 12वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी, यानी कि जो स्थानीय, जो शहरी निकाय हैं, शहरी सरकार हैं, उनके उनके गठन के बारे में 74वें संविधान संशोधन में वो उनका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022, ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा अनुमान के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2021 में गिरावट, ये भी करंट का है। तो हम देख रहे हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो इकोनॉमिक्स के भी आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो करंट के क्वेश्चन है वो आप पढ़ के अच्छे से जाइएगा। पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया? ये 2021 में हुआ था। हम बात करेंगे 2023 में। जो पुरुष विश्व मुक्केबाजी है उसकी मेजबानी कौन करेगा? उसकी मेजबानी करेगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 जनवरी 2020 जो सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। ये 2020 का क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे 2023 के सरस्वती सम्मान के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सरस्वती सम्मान जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। इसके साथ साथ 15 लाख रुपए और एक शॉल और एक प्रशस्ति दी जाती है। सरस्वती सम्मान इस साल की किस किस को मिला है? इसको मिला है शिव शंकरी को। शिव शंकरी को इन्होंने अपना एक संस्मरण लिखा है, उसका नाम है सूर्य वामसम। सूर्य वामसम। इसके लिए इन्हें 2023 का सरस्वती सम्मान मिला है। किसको मिला है? शिव शंकरी को। याद रखना है इसको। ये नेक्स्ट जो एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है दिल्ली पुलिस के में, क्योंकि 2020 में पूछा गया है ना सरस्वती सम्मान के बारे में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए? तो वो 1915 के अधिवेशन में हो गए थे। अब मैं बात करूं 1916, ये बहुत ही ज्यादा प्रमुख अधिवेशन है जो कि लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में कौन सा हुआ था? 1916 का अधिवेशन। किसने इसकी अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। इसमें गरम दल और नरम दल का पैचअप हुआ था। गरम दल नरम दल का पैचअप 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है मड़ई नामक जनजाति पर्व। फिर लोक पर्व का क्वेश्चन आ गया। में से किस राज्य से संबंधित है? हम चारों ऑप्शन के लोक पर्व याद कर लेंगे इससे। तो मड़ई जो है वो छत्तीसगढ़ का है। और छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से बनाए जाते हैं? एक तो मड़ई हो गया, एक धनकुला पर्व हो गया, धनकुला पर्व। एक धनकुला के बाद एक नवरानी त्योहार। नवरानी त्योहार। तो छत्तीसगढ़ में मड़ई, धनकुला पर्व और नवरानी त्योहार मनाए जाते हैं। और जबकि तमिलनाडु में पोंगल और थाईपुसम। थाईपुसम। थाईपुसम बहुत इंपॉर्टेंट है और पोंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोंगल और थाईपुसम का मनाए जाते हैं तमिलनाडु में। हिमाचल प्रदेश की बताऊं तो लावी मेला, लावी मेला और सीपी मेला। अगर मैं पुष्कर मेला की बात करूं तो वो राजस्थान में। त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा में गरिया पूजा और केर पूजा। गरिया पूजा और केर पूजा जो है वो त्रिपुरा की। तो तमिलनाडु में कौन कौन से? पोंगल और थाईपुसम। छत्तीसगढ़ में मड़ई, धनकुला पर्व, नवरानी त्योहार। और हिमाचल प्रदेश में लावी मेला, सीपी मेला। और त्रिपुरा में गरिया पूजा और केर पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। येमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से संबंधित है। फिर एक और क्वेश्चन आ गया किसका? ये आ गया तुम्हारा लोक पर्व का। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितने मैं अभी ऑप्शन में कराते जा रहा हूँ उनको तो कर लीजिए। जितने भी राज्य बचे आप लोक पर्व, लोक गीत और लोक नृत्य को आप अच्छे से याद कर लेना।
तो नागालैंड में कौन सा जनजातीय पर्व मनाया जाता है? एक तो येमसे हो गया, येमसे भी कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। येमसे हो गया, एक हॉर्नबिल हो गया, हॉर्नबिल, और एक हो गया तुम्हारा आओलंग। हाँ ओलंग, एक तो इनके नाम जो है वो भी अलग ही तरीके के होते हैं। हॉर्नबिल, आओलंग और येमसे नागालैंड में। गुजरात में कौन सा मनाया जाता है? नवरात्रि, नवरात्रि में डांडिया और रण उत्सव भी कहाँ पे मनाया जाता है? तुम्हारा गुजरात में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो एक कार्बिन कोव, कॉर्बिन कोव नागालैंड में, वो अंडमान निकोबार में। और झारखंड की बात करूं तो झारखंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट है सरहुल पर्व। कौन सा? सरहुल पर्व, सरहुल। और फगुआ, फगुआ और कर्मा पूजा, कर्मा पूजा। तो सरहुल पर्व, फगुआ और कर्मा पूजा झारखंड में। गुजरात में नवरात्रि, डांडिया, रणोत्सव। नागालैंड में येमसे, हॉर्नबिल, आवलंग। अंडमान निकोबार में कॉर्बिन कोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आया था? तो भारत में साइमन कमीशन जो आया था वो 1928 ईस्वी में आया था, साइमन कमीशन। अच्छा, 1925 में क्या हुआ था? 1925 में पहले भी बता चुका हूँ, काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ, काकोरी ट्रेन कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में हुआ था। और 1919 में पढ़ चुके हैं हम, क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। 1928 में क्या आई? नेहरू रिपोर्ट। और 1928 में क्या आया था? साइमन कमीशन। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी आई थी। नेक्स्ट बात करते हैं तुम्हारी 1919 में क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। और 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगस्त 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अगस्त 2020 में पूछा गया है, तो हम 2023 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात कर लेते हैं। इनको तो भूल ही जाओ। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एक तो मिला है दलाई लामा जी को, दलाई लामा, जो कि तिब्बत के हैं और भारत ने इन्हें पनाह दे रखी है। दलाई लामा, इन्हें पूरे 64 वर्ष बाद, दलाई लामा जी को कितने वर्ष बाद? पूरे 64 वर्ष बाद इनको मिला है। दलाई लामा जी को पूरे 64 वर्ष बाद 2023 में इनको जो है वो मिला है। और जो दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नर आर। इनको भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। डॉक्टर रवि कन्नर आर, जो कि चिकित्सक क्षेत्र से संबंधित हैं और इन्होंने कैंसर के क्षेत्र में बहुत ही अपना योगदान दिया है। तो डॉक्टर रवि कन्नर आर और दलाई लामा को 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। 49वां क्वेश्चन है, मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग 2020 का क्वेश्चन है, आईसीसी से रिलेटेड है। तो आईसीसी का वर्ल्ड कप 2023 का कहाँ होगा भैया? तो वो होगा इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? तो आर्टिकल 106 के अनुसार संसद जो संसदों के सदनों के सदस्यों का वेतन संसद के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और वेतन से संबंधित जो है वो कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची 2 में वेतन एवं भत्ते हैं। अनुसूची 1 में राज्य की परिभाषा, अनुसूची 2 में वेतन एवं भत्ते, अनुसूची 3 में शपथ है और अनुसूची 4 में राज्यसभा। तो आप इनको याद रखिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो करा सकूं। दिल्ली पुलिस का पहला प्रैक्टिस सेट था और आगे भी आते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो में और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे भी कोई भी मेरी वीडियो आएगी तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और दिल्ली पुलिस के लिए इस तरीके से जैसे हम जीएस कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से हमारी करंट, स्टैटिक और थोड़ी बहुत जो बायोलॉजी, हिस्ट्री है वो सारी रिवाइज़ हो जाएगी। हम पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेटों को करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।